नमस्कार, जोहार। आज है 25 जुलाई 2024, दिन गुरुवार, बांग्ला नौम श्रावण, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ढलाई के एक दिन बाद ही ढही आदिवासी कला केंद्र की छत। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड के लेपाटांड गांव के जाहिरथान के निकट निर्माणाधीन आदिवासी कला केंद्र भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। भवन के छत की ढलाई 20 जुलाई को की गई थी और दूसरे ही दिन 21 जुलाई को छत की ढलाई ढह गई। कला केंद्र भवन की छत गिरने के बाद इसके निर्माण में बरती गई गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीण अब भवन निर्माण की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। आदिवासी कला केंद्र भवन के छत की ढलाई गिरने के बाद भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। ग्रामीण ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भवन का निर्माण काफी घटिया स्तर का किया जा रहा था। राजनीतिक छत्रछाया रहने के कारण ठेकेदार पर विभाग का किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता था। बताया गया कि भवन निर्माण में नींव नहीं दी गई है। ऐसे में भवन की स्थिति कितनी अच्छी होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा कला केंद्र भवन के निर्माण में शुरू से ही अनियमितता बरती जा रही है। बुनियाद में कम पिलर बनाया है। इसके अलावा छत ढलाई में भी सरिया कम लगाया गया था। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कल्याण विभाग द्वारा ACA फंड से 24,50,000 रुपए की लागत से ईचागढ़ प्रखंड के लेपाटांड में आदिवासी कला केंद्र भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी छत ढलाई करने के एक दिन बाद ही भरभराकर गिर गई। ग्रामीणों ने बताया कि भवन निर्माण के लिए गांव में कुछ लोगों ने ग्राम सभा कर लाभुक समिति का गठन किया था, लेकिन भवन निर्माण का काम किसी दूसरे व्यक्ति से कराया जा रहा है। भवन निर्माण कार्य को लेकर निर्माण स्थल पर किसी प्रकार का बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि आदिवासी कला केंद्र भवन निर्माण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की संस्कृति और उनके हुनर आदि को संजोना है, लेकिन कला केंद्र भवन का छत गिरने से भवन के निर्माण की गुणवत्ता का पता चलता है। ऐसे में भविष्य में लोग ऐसे भवनों में बैठने से कतराने लगेंगे। JSSC ने प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा स्थगित की। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने अपरिहार्य कारणों से झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 स्थगित कर दी है। आयोग ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 पद के लिए 24 जुलाई को द्वितीय पाली में निर्धारित परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी है। आयोग ने जारी आदेश में कहा है कि परीक्षा के आयोजन की नई तिथि से संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। दक्षिण अफ्रीका में फंसे झारखंड के 27 मजदूरों की वतन वापसी। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे 27 प्रवासी मजदूर अपने वतन सकुशल वापस आ गए। श्रम सचिव मुकेश कुमार DC समेत अन्य ने गिरिडीह के पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर सभी का भव्य स्वागत किया। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार की त्वरित कार्रवाई व सतत प्रयास से दक्षिण अफ्रीका में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूर बुधवार की सुबह सकुशल घर वापसी की। सभी प्रवासी मजदूर मुंबई मेल ट्रेन संख्या 12322 से सुबह 4:19 पर पारसनाथ स्टेशन पहुंचे। राज्य सरकार व जिला प्रशासन ने सभी को माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान गिरिडीह DC नमन, प्रियेश लक्कड़ा, मंत्री बेबी देवी, पुत्र राजू महतो, स्टेशन मास्टर अविनाश कुमार सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। रांची के मैक्लुस्कीगंज और लातेहार बॉर्डर पर स्थित कई ठिकानों पर NIA की रेड। जिले के मैक्लुस्कीगंज और लातेहार बॉर्डर पर स्थित कई ठिकानों पर NIA की टीम छापेमारी कर रही है। NIA रांची ब्रांच की टीम बुधवार की सुबह से तलाशी ले रही है। जानकारी के अनुसार यह छापेमारी 15 लाख के इनामी नक्सली कमांडर रविंद्र गंजू के समर्थक और उसकी लेवी की कमाई को निवेश करने वाले आधा दर्जन लोगों के ठिकानों पर चल रही है। NIA की टीम मैक्लुस्कीगंज में ठेकेदार जितेंद्र पांडेय और रोहित यादव के घर सहित अन्य ठिकानों पर तलाशी ले रही है। वहीं चंदवा में रोहित यादव के ईंट भट्ठे पर NIA की टीम पहुंची है। रोहित यादव पूर्व में टेरर फंडिंग के आरोप में जेल जा चुका है।
लोहरदगा जिले के बुलबुल जंगल में हथियार व गोला बारूद की बरामदगी मामले में लोहरदगा के पेशरार थाना में साल 21 फरवरी 2022 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसके बाद इस केस को री रजिस्टर्ड करते हुए एनआईए ने 14 जून 2022 को RC 2 2022 एनआईए RNC में प्राथमिकी दर्ज की थी। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि रविंद्र गंझू अपने सक्रिय सहयोगी बलराम उरांव, मुनेश्वर गंझू, बालक गंझू, दिनेश नगेशिया, शीला खेरवार, ललिता देवी और 40 से 60 अन्य नक्सलियों के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। वह सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ बॉक्साइट खदान में भी हमला करने वाला है। इसी सूचना पर स्थानीय पुलिस और CRPF के जवानों ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया था। सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से हरकट्टा टोली के बहाबर, जंगल व बांग्लापाट में ऑपरेशन डबल बुल चलाया था। इस दौरान सुरक्षा बलों पर CPI माओवादी कैडरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी की। इस दौरान उनको वहां से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद मिले थे। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि भाकपा माओवादी संगठन के सदस्यों ने आतंकवादी, हिंसक कृत्यों और सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से देश की अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने और सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची थी। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों, जोनल कमांडर, सब जोनल कमांडर, एरिया कमांडर, सशस्त्र कैडरों और जब्त सबूतों से एनआईए ने अन्य माओवादी कैडरों और ओवरग्राउंड समर्थकों की मिलीभगत का भी पता लगाया। इस मामले की जांच जारी है। एनआईए नक्सली नेटवर्क को नष्ट करने और संगठन की भारत विरोधी साजिश को नाकाम करने का प्रयास कर रही है। जब हत्या का प्रत्यक्षदर्शी गवाह हो तो उसके पीछे की मंशा साबित करने की जरूरत नहीं। झारखंड HC झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि जब कोई प्रत्यक्षदर्शी हो जिसने हत्या होते देखी हो और उसका साक्ष्य विश्वसनीय हो तो अभियोजन पक्ष के लिए अपराध के पीछे की मंशा साबित करना जरूरी नहीं है। दरअसल रांची सिविल कोर्ट ने अजित बारला को जेम्स कैरकेट्टा की हत्या के जुर्म में दोषी करार देते हुए 27 नवंबर 2017 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया था। रांची सिविल कोर्ट के इस फैसले को अजित बारला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अजित की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस सुभाष चांद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान अजित की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपराध के पीछे के मकसद को साबित करने में विफल रहा। कहा कि जिसने घटना को देखने का दावा किया था उसके को विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने अपीलकर्ता को हथियार के साथ देखने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वहीं राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि गवाह वास्तव में प्रत्यक्षदर्शी है और उसने घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने रांची सिविल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अजित कुमार की याचिका खारिज कर दी। सीएम हेमंत के खिलाफ कंप्लेन केस, ईडी ने जवाब में कहा, नहीं मिलनी चाहिए व्यक्तिगत पेशी से छूट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज शिकायतवाद कंप्लेन केस में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका पर ईडी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। ईडी ने अपने जवाब में कहा है कि मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं दी जानी चाहिए। ईडी ने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी व्यक्ति को उपस्थित हुए बिना केस संचालन करने की अनुमति दी जाए। ईडी के जवाब पर हेमंत सोरेन की ओर से 3 अगस्त को बहस होनी है। इस केस की सुनवाई MPMLA की विशेष कोर्ट में चल रही है। सीएम हेमंत ने ईडी के समन का किया उल्लंघन। दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को अलग अलग तारीखों में 10 बार समन जारी किया था, लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ 2 समन पर पेश हुए थे। 8 समन पर वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। अब तक की सुनवाई में कोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी यह माना है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का उल्लंघन किया है। इस मामले में हेमंत सोरेन हाई कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं। पाकुड़ में पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच बमबाजी, पुलिस कर रही कैंप। पाकुड़ जिले में 2 गुटों के बीच बमबाजी की घटना हुई। जानकारी के अनुसार किसी पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच यह बमबाजी हुई है। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। विवाद और बमबाजी की सूचना पर मालपहाड़ी ओपी की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को देखते ही सभी लोग भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि नगर नब्बी और देवतल्ला गांव के ग्रामीणों के बीच किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। इसी दौरान कुछ देसी बम चलाया गया।
पुलिस के आने के बाद दोनों गुटों के लोग भाग गए। फिलहाल पुलिस गांव में कैंप कर रही है। विवाद के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। उत्पन्न विवाद और बमबाजी से ग्रामीण दहशत में हैं। इधर बमबाजी के बाद गांव के अधिकांश ग्रामीण भय के कारण अपने अपने घरों में दुबक गए थे। हालांकि पुलिस के गांव में पहुंचने के बाद ग्रामीण घर से निकले और घटना के बारे में बताया। बजट में झारखंड की उपेक्षा पर बोले सीएम, विशेष पैकेज बैसाखियों को दीजिए, बस हमारा बकाया चुका दीजिए। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय बजट में झारखंड की उपेक्षा करने पर केंद्र सरकार की आलोचना की। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं पर राज्य को दी जाने वाली बकाया राशि पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा कि क्या इस भेदभाव के लिए भी हेमंत सोरेन दोषी है, बाबूलाल जी? हेमंत सोरेन ने आगे लिखा कि केंद्र पर राज्य का 1.26 लाख करोड़ रुपए का बकाया है, लेकिन बाबूलाल जी समेत भाजपा के हर नेता इस मुद्दे पर खामोश हैं। लिखा कि विशेष पैकेज अपनी बैसाखियों को दीजिए, हमें हमारा बकाया चुका दीजिए। हेमंत सोरेन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को अपने बजट प्रस्तावों में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए उठाए वित्तीय कदमों की बात कर रहे थे। सोरेन ने अपने पोस्ट में कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने डीवीसी का 5,000 करोड़ रुपए का बकाया छोड़ा था, जिसे केंद्र ने हमें बिना बताए हमारे खाते से काट लिया था और भाजपा के नेता ताली बजा रहे थे। उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों 2014 और 2019 में 14 में से 12 और आज 9 सांसद राजगद्दी देने के बावजूद हमें उपेक्षा का शिकार बनाया जा रहा है। रांची में बाल सुधार गृह से 3 नाबालिग फरार। बाल सुधार गृह से 3 नाबालिग लड़के फरार हो गए। यह घटना बुधवार को हुई, जहां सदर थाना क्षेत्र के डूमरदगा स्थित बाल सुधार गृह से 3 नाबालिग वार्ड से निकलकर फरार हो गए। तीनों सुधार गृह की दीवार फांद कर भागे हैं। मामला बुधवार सुबह का है। भागने की सूचना मिलने के बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही है। सीमावर्ती इलाका समेत सभी बाल सुधार गृह के सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर 3 बाल कैदी सुधार गृह के दीवार को फांद कर फरार हो गए हैं। तीनों बाल कैदियों को हाल में ही चोरी के आरोप में निरुद्ध किया गया था, लेकिन तीनों एक साथ फरार होने में कामयाब हो गए। तीनों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। आदित्यपुर संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन करेगा महासंघ। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ त्रिपाठी गुट अनुसचिवीय कर्मचारी संघ की जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का नैतिक समर्थन करेगा। महासंघ राज्य सरकार से मांग करता है कि अविलंब हड़ताली कर्मचारी संघ के नेतृत्व से वार्ता कर उनके वाजिब मांगों को शीघ्र पूरा करे। यदि सरकार इन कर्मचारियों पर कोई दमनकारी कदम उठाती है तो सभी महासंघ एक मंच पर आकर राज्यव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। महासंघ को यह सूचना मिल रही है कि अन्य विभाग के कर्मियों को नियम विरुद्ध प्रतिनियुक्ति करने का प्रयास क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। यदि ऐसा किया जाता है तो महासंघ वैसे पदाधिकारियों के विरुद्ध भी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। यह जानकारी राज्य महासंघ त्रिपाठी के प्रांतीय अध्यक्ष विमल कुमार सिंह एवं संयुक्त सचिव प्रणव शंकर ने संयुक्त रूप से दी। सांसद सुखदेव भगत ने संसद में उठाया गुमला में नई रेलवे लाइन बनाने का मुद्दा। लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत ने बुधवार को संसद में लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत गुमला जिला में नई रेलवे लाइन बनाने की मांग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की। उन्होंने संसद में कहा कि गुमला जिला में आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद रेलवे लाइन नहीं बना, जबकि गुमला जिला में धार्मिक रूप से अलग अलग धर्मों की बहुत मान्यता है। यहां भगवान हनुमान की जन्मस्थली आंजन धाम है। सरना आदिवासियों का धार्मिक स्थल सिरा सीता नाला है। भगवान शिव का प्रख्यात मंदिर टांगीनाथ है। साथ ही साथ पूरे पूर्वोत्तर भारत के परमवीर चक्र विजेता लायंस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्मस्थल है। संसद में कहा कि लोहरदगा में रेलवे लाइन है जो गुमला से 75 किलोमीटर दूर है। लोहरदगा से गुमला होते हुए कोरबा तक नई रेलवे लाइन बनाने का सर्वे भी हो चुका है। गुमला में रेलवे लाइन नहीं होने के कारण इस क्षेत्र की जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सांसद ने सभापति के माध्यम से संसद में वित्त मंत्री और रेलवे मंत्री से इसी वित्तीय वर्ष में लोहरदगा गुमला से होते हुए कोरबा तक नई रेलवे लाइन का कार्य प्रारंभ करने की मांग की। एनआईटी में पीजी में 1 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन।
एनआईटी जमशेदपुर ने स्थानीय छात्रों और कार्यरत इंजीनियरों के लिए पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू किया है। एनआईटी प्रबंधन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत इंजीनियरों के लिए मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में पार्ट टाइम एमटेक की पेशकश की है। जिनके पास बीटेक और कम से कम 2 साल का अनुभव है, वे 1 अगस्त 2024 तक एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए योग्य इंजीनियर संस्थान की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हाल ही में बीटेक स्नातकों द्वारा डिजाइन, थर्मल इंजीनियरिंग, ऊर्जा प्रणाली इंजीनियरिंग और रक्षा प्रौद्योगिकी, लड़ाकू वाहन इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक एमटेक बिना वजीफा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही किसी भी डोमेन, कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक जो सौंदर्य डिजाइन में अपना करियर बनाने में रुचि रखते हैं, वे पीजी स्तर के पाठ्यक्रम मास्टर इन डिजाइन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी पात्र आवेदकों के लिए प्रवेश एनआईटी जमशेदपुर द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। चाईबासा में हर घर सरकार की योजनाओं को पहुंचाएगी युवा कांग्रेस, सुरेश। सदर विधानसभा क्षेत्र के झींकपानी प्रखंड में बुधवार को युवा कांग्रेस की प्रखंड स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता युवा कांग्रेस के प्रखंड संयोजक सूरज मुंडा ने की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप प्रदेश सचिव सुरेश सावैया उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य झींकपानी में प्रखंड एवं विधानसभा कमेटी के विस्तार को लेकर थी। सुरेश सावैया ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस के साथी हर बूथ में 10 साथी को जोड़ने के साथ साथ वर्तमान गठबंधन सरकार के पिछले 5 साल के बेहतरीन कार्यों को युवा कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम हर घर खटाखट के माध्यम से कोरोना काल में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों की घर वापसी में किए कार्य, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना, अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रवृत्ति योजना, ई श्रम कार्ड से मजदूरों को मिल रहे लाभ एवं अन्य योजनाओं से मिल रहे लाभ को आम जनता तक पहुंचाने का काम करें। बैठक में युवा कांग्रेसी मुकेश दास, सुखो कुम्हार, राम मुंडा, युवा कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष विश्वनाथ गोप, महेश मुंडा, सागेन मुंडा, लोलिन कालिंदी, सोनाराम मुंडा आदि मौजूद थे। गिरिडीह में कल्पना सोरेन ने किया इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन, बच्चों का हौसला बढ़ाया। गांडेय की झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने बुधवार को बस स्टैंड रोड स्थित इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने स्टेडियम में राज्य भर से आए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया, उनकी हौसला अफजाई भी की। कहा कि खेल को खेल भावना से खेलें। खेल में हार जीत कोई मायने नहीं रखती। जीतने वाले इतराएं नहीं और हारने वाले टीम को हताश नहीं होना चाहिए। हार जीत जीवन में आती जाती रहती है। कल्पना ने बच्चों से कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में खेलों को बढ़ावा देने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि गिरिडीह के युवाओं की मांग पर इंडोर स्टेडियम का विस्तार किया गया है। गिरिडीह के इंडोर स्टेडियम में पहले एक वुडन कोर्ट था। विधायक की पहल के बाद परिसर में ही 2 वुडन कोर्ट का निर्माण कराया गया। फिलहाल इंडोर स्टेडियम में 3 वुडन कोर्ट हैं। विधायक ने कहा कि इससे गिरिडीह के युवाओं को बैडमिंटन में भविष्य तराशने का मौका मिलेगा। समारोह में झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। लातेहार में हड़ताल पर डटे हैं कर्मचारी, मांगों के समर्थन में निकाला जुलूस। झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ समाहरणालय संवर्ग का अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को भी जारी रहा। कर्मचारी समाहरणालय के समक्ष धरना पर डटे रहे। बाद में कर्मचारियों ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर से समाहरणालय तक एक जुलूस निकाली और अपने मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सुरजा कुजूर ने कहा कि 9 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने निम्न वर्गीय लिपिक के ग्रेड वेतन को 1900 से बढ़ाकर 2400 करने, उच्च वर्गीय लिपिक का ग्रेड वेतन 4002, प्रधान लिपिक का ग्रेड वेतन 4600, कार्यालय अधीक्षक का ग्रेड वेतन 4800 व प्रशासी अधिकारी का ग्रेड वेतन 5400 करने की मांग की। इसके अलावा उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में अविलंब पद सृजित करने, उच्च वर्गीय लिपिक के लिए प्रोन्नति के लिए कालावधि 8 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष करने की मांग की। सचिव मनोज कुमार पासवान ने समाहरणालय एवं उसके अधीनस्थ सभी कार्यालयों में कार्यालय अधीक्षक, सहायक प्रशासी अधिकारी का पद सृजित करते हुए कार्यालय अधीक्षक के पद को राजपत्रित पद घोषित करने,
तथा उनके कार्यों एवं दायित्वों को पुनर्निर्धारित करने एवं कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग की। धरना कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सच्चिदानंद कुमार, संरक्षक गोवर्धन राम, देवनाथ उरांव, आशीष कुमार, ब्रिजकिशोर तिवारी, जय कुमार सिंह, विजय कुमार रजक, महेंद्र सिंह, पंकज शाहदेव, अशोक पासवान, अखिलेश टोप्पो, रामनरेश राम, पुष्पेंद्र पांडेय, अनिमेश कुमार समेत संघ के सभी कर्मी मौजूद थे। लैंड स्कैम अफसर अली को बेल देने से ईडी कोर्ट का इनकार। लैंड स्कैम के आरोप में जेल में बंद अफसर अली की जमानत याचिका पर रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुना दिया। अदालत ने अफसर अली को बेल देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। 12 जुलाई को अफसर अली और ईडी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने इसी वर्ष अप्रैल महीने में अफसर अली को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम केस में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। पुखुरिया आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के रूप में सुमित्रा टुडू का चयन। घाटशिला प्रखंड अंतर्गत बांकी पंचायत के पुखुरिया गांव में आंगनबाड़ी सहायिका चयन को लेकर बुधवार को आम सभा का आयोजन किया गया। जिला परिषद सदस्य देवयानी मुर्मू व सीडीपीओ रीना गुप्ता की देखरेख में आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें सुमित्रा टुडू को सहायिका के रूप में चयनित किया गया। जानकारी हो कि पुखुरिया आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका का पद लंबे समय से रिक्त था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित आम सभा में कुल 5 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार सुयोग्य श्रेणी के उच्च प्राप्तांक वाली उम्मीदवार सुमित्रा टुडू को सहायिका के रूप में चयनित किया गया। इस मौके पर मुखिया फागू सोरेन, पर्यवेक्षक ज्योत्सना हांसदा, एएनएम सरोजिनी महतो, बोरेन चंद्र टुडू समेत अनेक लोग उपस्थित थे। गिरिडीह में राज्य स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू, 200 खिलाड़ी ले रहे भाग। गिरिडीह इंडोर स्टेडियम में बुधवार को राज्य स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव, नगर निगम के पूर्व प्रभारी मेयर प्रकाश राम, जामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह व भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने संयुक्त रूप से किया। टूर्नामेंट के प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में गिरिडीह, रांची, धनबाद, देवघर, गोड्डा, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम समेत 14 जिलों के 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 ऑफ सीनियर वर्ग में महिला व पुरुष खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मुकेश कुमार ने बताया कि टूर्नामेंट में विजेता खिलाड़ी नेशनल टूर्नामेंट में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव ने कहा कि खेल में भी भविष्य तराशने के असीम मौके रहते हैं। कई खिलाड़ियों ने खेल में दौलत और शोहरत दोनों कमाई है। खिलाड़ियों को अनुशासित व समर्पण भाव से खेल को जीवन में अपनाने की जरूरत है। समारोह में नगर निगम के पूर्व प्रभारी मेयर प्रकाश राम, जामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने भी विचार रखे। मौके पर विकास कुमार सिन्हा, विकास गुप्ता, संजय गुप्ता, रंजीत यादव सहित कई लोग मौजूद थे। पलामू में मतदाता सूची नाम जांचो अभियान, वोटर आईडी कार्ड में रंगीन फोटो लगेंगे। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने मेदिनीनगर स्थित समाहरणालय सभागार में मतदाता सूची नाम जांचो अभियान को लेकर प्रेस वार्ता की। कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मतदाता सूची में नामों की जांच की जाएगी। सभी मतदाता अपने अपने नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं। 25 जुलाई को सभी मतदाता अपनी नाम की जांच कर सकते हैं। अगर किसी मतदाता को मतदाता सूची में कुछ सुधार करना हो तो वे फॉर्म 8 के तहत सुधार कर सकते हैं। 25 जुलाई से 9 अगस्त से तक मतदाता दावा कर सकते हैं। डीसी ने कहा कि करीब 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जो पलामू जिले में नहीं रहते हैं। उनके नामों की भी जांच की जाएगी। जिन मतदाताओं के ब्लैक एंड व्हाइट फोटो वाले वोटर आईडी कार्ड है, उनके वोटर आईडी कार्ड में रंगीन फोटो लगाए जाएंगे। बताया कि 25 जुलाई से 9 अगस्त तक मतदाता अपना दावा कर सकते हैं। हाईकोर्ट को रांची डीसी ने बताया, सीवरेज ड्रेनेज परियोजना के लिए हो चुकी है भूमि चिन्हित। रांची में सीवरेज ड्रेनेज परियोजना को पूरा करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रांची डीसी अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनसे यह जानकारी मांगी कि सीवरेज ड्रेनेज परियोजना के लिए भूमि देने में क्या अड़चन आ रही है, जिस पर उन्होंने कोर्ट को बताया
कि जिस कंपनी को काम का जिम्मा दिया गया है उसने 7 जगह चिन्हित कर जिला प्रशासन को बताया है, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जल्द ही सभी प्रक्रियाएं खत्म कर सीवरेज ड्रेनेज परियोजना के लिए भूमि देने का निर्देश दिया है। इस संबंध में अरविंदर सिंह देओल ने जनहित याचिका दायर की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। पलामू सांसद ने लोकसभा में गढ़वा में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने का मुद्दा उठाया। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में नियम 377 के तहत पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गवा जिला के भवनाथपुर में सेल के 1180 हेक्टेयर भूमि पर आईएमसी स्थापित करने से संबंधित मामला उठाया। जान लें कि राम ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कॉर्पोरेशन NICDC के तहत अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का झारखंड राज्य में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC स्थापित करने से संबंधित मामले को उठाया। उपायुक्त गढ़वा ने झारखंड सरकार को प्रतिवेदन समर्पित कर दिया है। श्री राम ने कहा कि यह प्रस्ताव विचाराधीन है। इस संबंध में NICDC के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक भारत ने उपायुक्त गढ़वा को पत्र लिखकर उक्त भूमि पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के संबंध में 6 बिंदुओं पर प्रतिवेदन मांगा था। विदित हो कि उपायुक्त गढ़वा ने उक्त बिंदुओं पर झारखंड सरकार को प्रतिवेदन समर्पित कर दिया है। उस स्थान पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना से झारखंड राज्य के आर्थिक ढांचे 6 में परिवर्तन संभावित है। कहा कि राज्य के संतुलित विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। इससे उद्योग के साथ साथ बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा, जिससे गढ़वा जिला आकांक्षी जिलों की सूची से बाहर निकल सकेगा एवं राज्य के अन्य विकसित जिलों की श्रेणी में आ खड़ा होगा। सेल के द्वारा भवनाथपुर में जमीन ऑफर की गई है। उल्लेखनीय है कि सेल के द्वारा जो भवनाथपुर में जमीन ऑफर की गई है 1180 हेक्टेयर, वह बोकारो स्थित जमीन करीब 700 हेक्टेयर से कहीं ज्यादा है। यानी भविष्य में यदि इसका विस्तार आवश्यक हो तो उसके लिए जमीन की उपलब्धता हो सके। साथ ही यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि गढ़वा जिला देश के 112 आकांक्षी जिलों में से एक है। यह जानकारी सांसद के निजी सचिव अलख दुबे ने दी। मतदाता सूची में नाम सुधार के लिए 9 अगस्त तक कर सकते दावा आपत्ति। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत बुधवार को चांडिल अनुमंडल कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी सह चांडिल की अनुमंडल पदाधिकारी शुभ्रा रानी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी दलों से सुझाव लिया गया और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम व नाम जांच अभियान को सफल बनाने में सहयोग करने का अपील की गई। मतदाता सूची में नाम दर्ज करने, सुधार करने व नाम हटाने के लिए 9 अगस्त तक दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 25 जुलाई से प्रारंभ होगा। यह जानकारी देते हुए निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि गुरुवार को सभी BLO प्रकाशित वोटर लिस्ट के साथ संबंधित मतदान केंद्र में रहेंगे, जहां मतदाता अपना नाम, फोटो व अन्य जानकारी देख सकते हैं। वहीं अगर किसी को मतदाता सूची में अपना नाम जोड़वाना है, सुधार करना है या नाम हटाना है तो वैसे मतदाता 9 अगस्त तक दावा या आपत्ति दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन 20 अगस्त को होना है। आम मुक्त होगी रांची, कांटाटोली, रातू रोड के बाद अब हरमू में भी बनेगा फ्लाईओवर। राज्य सरकार की ओर से राजधानी को पूरी तरह से जाम मुक्त करने की कवायद की जा रही है। कांटाटोली फ्लाईओवर, रातू रोड फ्लाईओवर के बाद अब हरमू रोड में भी फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। यह फ्लाईओवर सहजानंद चौक से किशोरगंज, रांची गौशाला होते हुए जज कॉलोनी तक बनेगा। सहजानंद चौक और हरमू गौशाला के समीप रैंप का भी निर्माण होगा। रातू रोड जंक्शन के पास बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर के करीब 18 मीटर ऊपर से यह फ्लाईओवर गुजरेगा। इसमें राजभवन की सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। हरमू फ्लाईओवर के निर्माण में लगभग 315 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। अगले 2 से 3 महीने के अंदर टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। स्टेट हाईवे ऑथोरिटी ऑफ झारखंड ने टेंडर जारी किया है। इस फ्लाईओवर की लंबाई 3.5 किलोमीटर होगी। हरमू फ्लाईओवर का निर्माण कार्य वैकल्पिक मार्ग तैयार कर किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि इस सड़क से VVIP मूवमेंट अधिक होता है। विधानसभा, प्रोजेक्ट भवन, हाईकोर्ट VVIP जाते हैं। लोहरदगा में 25 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक मतदाता सूची सत्यापन कार्य।
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। लोहरदगा जिले में छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराए जाने को लेकर नाम जांचों के तहत मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इस संबंध में लोहरदगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण के आदेशानुसार एसडीओ अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रशासन का नाम जांचो अभियान। 25 से पत्रकारों को बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में कहीं कहीं ऐसे मामले प्रकाश में आए कि कोई मतदाता अपना फोटो मतदाता पहचान पत्र लेकर मतदान करने जाता है, परंतु मतदाता सूची में मतदाता का नाम निबंधित नहीं होने के कारण वह मतदान करने से वंचित रह जाता है। एसडीओ अमित कुमार ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2024 में ऐसी एक भी घटना न हो, इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से नाम जांचो अभियान का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। एसडीओ अमित कुमार ने बताया कि 25 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक बीएलओ द्वारा सत्यापन कार्य किया जा रहा है। धनबाद। कलियासोल में पेवर ब्लॉक पथ का शिलान्यास समेत 2 खबरें एक साथ। निरसा। कलियासोल प्रखंड के आंखद्वारा में बुधवार को मुखिया फंड से हरि मंदिर के समीप बनने वाले 300 फीट पेवर ब्लॉक पथ का शिलान्यास हुआ। पूर्व मुखिया सृष्टिपद सिंह ने नारियल फोड़कर पथ का शिलान्यास किया। लोगों ने बताया कि बरसात में मंदिर के पास रास्ते में कीचड़ हो जाने से पूजा करने आने वाले श्रद्धालुओं का काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। पेवर ब्लॉक बिछने से उन्हें सहूलियत होगी। मौके पर बबलू धीवर, अर्जुन रवानी, शकरू मोहली, अजीत रवानी, निमाई धीवर, बामापत धीवर, राजीव धीवर आदि उपस्थित थे। मध्य विद्यालय 11 कुंड में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित। निरसा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से चल रहे शिक्षा सप्ताह के तहत बुधवार को मध्य विद्यालय 11 कुंड में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार झा की देखरेख में किया गया। बच्चों ने वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल में अपना दमखम दिखाया। प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार झा ने बच्चों को सीख दी कि खेल जीत या हार के लिए नहीं, बल्कि टीम भावना से खेलें। कहा कि खेल मनोरंजन के साथ साथ शरीर के फिटनेस के लिए भी जरूरी है, इससे दिमाग भी फ्रेश रहता है। इस अवसर पर विदन मंडल, ज्योति कुमारी, सोना दास, मारुति बाउरी, अपर्णा बाउरी, मोना कुमारी आदि सहित स्कूल के शिक्षक व बच्चे उपस्थित थे। पूर्वी सिंहभूम में 1425 पीडीएस डीलर 600 का ही हो पाया है सीएससी में पंजीकरण। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बुधवार ई गवर्नेंस सोसाइटी के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पाया कि जिले में 1400 से अधिक पीडीएस जन वितरण प्रणाली दुकानदार हैं, लेकिन अब तक केवल 600 का ही सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर में पंजीकरण हो पाया है। यही नहीं, अधिकांश डीलर इसका संचालन भी नहीं कर रहे हैं। उपायुक्त ने सीएससी मैनेजर को निर्देश दिया कि 1 माह में सभी डीलरों का पंजीकरण करें, साथ ही झाड़ सेवा आई प्रदान करें। उपायुक्त ने मैनेजर को प्रत्येक माह 60 प्रज्ञा केंद्र का निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान वैसे प्रज्ञा केंद्र संचालक जो पंचायत भवन में बैठते हैं लेकिन उनके पास झाड़ सेवा आईडी नहीं है, उनको चिन्हित करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने ई ऑफिस का क्रियान्वयन जिले के सभी कार्यालयों में करने के लिए कहा। उपायुक्त द्वारा झारनेट परियोजना की समीक्षा में जिला स्तर से सभी प्रखंड कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करवाने के लिए कहा। साथ ही झारनेट में इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए विभागीय पत्राचार करने जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा सभी कार्यालयों एवं आम जनता को कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, अपर उपायुक्त योगेंद्र प्रसाद, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी महेंद्र कुमार, डीटीओ सह नजारत उप समाहर्ता धनंजय, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी किशोर प्रसाद, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जिला परियोजना पदाधिकारी यूआईडीएआई, सीएससी मैनेजर, नेटवर्क इंजीनियर, झारनेट के कर्मचारी आदि उपस्थित थे। तीसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे समाहरणालय कर्मी। झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ समाहरणालय संवर्ग की अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। राज्य नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे राज्य सहित पश्चिमी सिंहभूम जिले के प्रखंड, अंचल, अनुमंडल सहित जिला मुख्यालय के कर्मी हड़ताल को सफल बनाने में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इससे जिले में होने वाले सरकारी कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। कई लोगों को प्रमाण पत्र तो
कई को पेंशन तथा जमीन से जुड़े दाखिल खारिज, कोर्ट केस, विधि व्यवस्था जैसे सरकारी कार्य संपादित कराने के लिए दर दर भटकना पडीडीडीएच रहा है। जानकारी हो कि 22 जुलाई से ही समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों ने हड़ताल का बिगुल फूंका है, लेकिन अब तक सरकार अपने स्तर से हड़ताल समाप्त कराने के लिए कोई पहल करती नहीं दिख रही है। दक्षिण अफ्रीका से लौटे 27 मजदूरों को राज्य सरकार ने दिए 25-25 हजार रुपए। दक्षिण अफ्रीका में फंसे झारखंड के 27 मजदूर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व झारखंड सरकार के प्रयास से मुक्त होकर बुधवार को सकुशल लौट आए। इनमें बोकारो के 18, गिरिडीह के 4 व हजारीबाग के 5 मजदूर शामिल हैं। पारसनाथ स्टेशन पर राज्य के श्रम सचिव व श्रमायुक्त की उपस्थिति में गिरिडीह जिला प्रशासन ने मजदूरों का स्वागत किया। उनकी सकुशल घर वापसी के उपलक्ष्य में डुमरी के एक होटल में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सभी मजदूरों को राज्य सरकार की ओर से 25-25 हजार रुपए का चेक दिया गया। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बैद्यनाथ राम, मंत्री बेबी देवी, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने उन्हें चेक सौंपा और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मोबाइल पर श्रमिकों की बातचीत कराई गई। सीएम ने मजदूरों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार आपकी सेवा और सुविधा में सदैव तत्पर है। सरकार का प्रयास है कि उन्हें राज्य में ही रोजगार के अवसर मिले ताकि अब पलायन नहीं करना पड़े। मजदूरों ने भी वतन वापसी में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। श्रम सचिव व श्रमायुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में झारखंड के 27 मजदूरों के फंसे होने की जैसे ही जानकारी मिली, श्रम विभाग तत्काल कार्रवाई करते हुए एलएनटी कंपनी व भारतीय उच्चायोग से बात की। उसी दिन सभी मजदूरों के खाते में राशि डाली गई। मौके पर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा, श्रम अधीक्षक रविशंकर कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। धनबाद में फ्लाईओवर की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले ढुल्लू महतो। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने संसद के बजट सत्र के दौरान बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने मंत्री से निरसाव गोविंदपुर में पिलर युक्त फ्लाईओवर या बाईपास रोड बनाने की मांग की ताकि बाजार में रोज लगने वाले जाम व दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। गडकरी ने सांसद को इस दिशा में जल्द पहल करने का आश्वासन दिया। भाजपा के स्थानीय नेताओं व निरसावासियों ने सांसद की पहल का स्वागत किया है। भाजपा नेता मधुरेंद्र गोस्वामी, भाजयुमो जिला अध्यक्ष बम्पी चक्रवर्ती, निरसा मंडल अध्यक्ष बृहस्पति पासवान, अशोक गुप्ता, सजल दास, सुरेश साहू, सूरज चौहान, दिनेश ठाकुर, गुड्डू चौहान, नाडू गोपाल चक्रवर्ती, डीसी कर्मकार, अमर लोहार, उत्पल बाउरी आदि ने सांसद ढुल्लू महतो के प्रति आभार जताया है। धनबाद रंगदारी की मांग को लेकर जमीन कारोबारी के घर पर फायरिंग, बमबाजी। कतरास इलाके की धर्माबांध बस्ती निवासी जमीन कारोबारी दीपक रवानी के घर पर मंगलवार की देर रात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग व बमबाजी कर दहशत फैला दी। बाइक से आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। फायरिंग व बमबाजी में घर के लोग बाल बाल बच गए। धर्माबांध ओपी पुलिस ने घटनास्थल से बमों के अवशेष, एक जिंदा बम व एक जिंदा गोली बरामद की है। भुक्तभोगी दीपक रवानी ने बताया कि रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से उनके घर को निशाना बनाया। उन्होंने घटना को अंजाम देने का आरोप खरखरी निवासी शेख गुड्डू पर लगाया है। कहा कि गत 21 जुलाई को शेख गुड्डू ने फोन कर धमकी दी थी कि जमीन का कारोबार करते हो तो रंगदारी देनी ही होगी, अन्यथा जान से हाथ धो बैठोगे। रंगदारी नहीं देने पर उसने अपने लोगों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद से पूरा परिवार दशहत में है। दीपक रवानी ने धर्माबांध ओपी में मामले की लिखित शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ओपी प्रभारी कमलेश कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर शेख गुड्डू, शेख जहांगीर सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बम गोली चलाने के मामले में जांच कर केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घटनास्थल से सुतली बम बरामद किया गया है। मनोहरपुर में पागल कुत्ते ने गाय को काटा, घायल गाय ने कई लोगों को किया घायल। मनोहरपुर प्रखंड के शहरी क्षेत्र में इन दिनों 2 पागल कुत्ते ने दर्जनों लोगों को काट लिया था। कुत्ते ने एक गाय को भी काट लिया, इससे गाय घायल हो गई। अब मंगलवार की शाम से बुधवार दोपहर तक उस गाय ने राह चलते दर्जनों लोगों को मारकर घायल कर दिया। गाय के आतंक से दिन भर लोग परेशान रहे। वहीं सुबह एक शिक्षिका अंजू देवी, ट्रक चालक ज्वाला सिंह, सोमरा तिर्की समेत दर्जनों लोगों को उस घायल गाय ने मारकर घायल कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल 45 वर्षीय सोमरा तिर्की का मनोहरपुर सीएचसी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
जानकारी के मुताबिक सुबह अंजू देवी घर से निकल रही थीं। तभी उस पागल गाय ने उन पर हमला कर दिया। इससे वे घायल हो गईं। ट्रक चालक 40 वर्षीय ज्वाला सिंह बाइक से जा रहा था। तभी गाय ने उस पर भी हमला कर दिया। इससे वे भी घायल हो गए। वहीं जरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छोटा रबंगदा के 45 वर्षीय सोमरा तिर्की बैंक के काम से मनोहरपुर आए थे। उसे गोपी स्टोर्स चौक के समीप पागल गाय ने मारकर घायल कर दिया। वे भी गंभीर रूप से घायल हैं। उसे मनोहरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाय के आतंक की खबर सुनकर गाय के मालिक गोंदू साव व स्थानीय युवकों ने किसी तरह काबू कर उसे बांध दिया है। गाय को देखने पहुंचे सरकारी पशु चिकित्सक डॉक्टर संजय घोलटकर ने बताया कि गाय के पूरे शरीर में पागल कुत्ते के काटने से जहर फैल गया है। इससे बुधवार की रात ही उसकी मौत हो सकती है। इधर 2 दिन से 2 पागल कुत्ते से परेशान लोगों ने मंगलवार की दोपहर में दोनों को मार दिया। गिरिडीह विधायक कल्पना सोरेन ने 9वीं के विद्यार्थियों के बीच किया साइकिल का वितरण। गांडेय मध्य विद्यालय परिसर में बुधवार को कल्याण विभाग की ओर से 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया। समारोह में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद व गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी उपस्थित थे। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राएं परेड करते हुए कल्पना सोरेन को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया। इसके बाद कल्पना सोरेन व विशिष्ट अतिथियों ने समारोह का उद्घाटन किया। कल्पना ने कहा कि साइकिल मिलने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों, खासकर छात्राओं को स्कूल आने जाने में सहूलियत होगी। राज्य सरकार छात्र छात्राओं के हित में कई योजनाएं चला रही हैं। विद्यार्थी उक्त योजनाओं का लाभ उठाएं और मन लगाकर पढ़ाई करें। जिला कल्याण पदाधिकारी जयप्रकाश मेहरा ने कहा कि वैसे छात्र छात्राएं जो सत्र 2023-24 में कक्षा 8वीं में थे और वर्तमान में 9वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें साइकिल दी जा रही है। प्रखंड में कुल 3000 विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण किया जाना है, जिनमें 1600 छात्राएं और 1400 छात्र शामिल हैं। राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने भी विचार व्यक्त किए। मौके पर बीपीओ श्रद्धा कुमारी, मध्य विद्यालय गांडेय के प्रधानाध्यापक बुलेंदु मुर्मू, शिक्षक युगल किशोर पंडित, अनुग्रह स्वामी, सुधीर गुप्ता आदि उपस्थित थे। धनबाद बिजली चोरों के खिलाफ छापेमारी, 27 लोगों पर एफआईआर। महाप्रबंधक अशोक सिन्हा के निर्देश पर धनबाद के बिजली विभाग ने बुधवार को बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। बिजली चोरी मामले में विभाग ने धनबाद सर्किल में 27 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। विभाग ने धनबाद सर्किल में कुल 234 जगहों पर रेड की, जिसमें 6,49,000 रुपये फाइन किया गया है। धनबाद डिवीजन में 42 जगहों पर हुई छापेमारी में 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। साथ ही 1,14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। गोविंदपुर में 55 जगहों पर छापेमारी कर 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। 2,15,000 की फाइन भी की गई है। निरसा में 86 जगहों पर हुए छापेमारी में 5 लोगों पर मुकदमा हुआ और 2,33,000 रुपये फाइन की गई। जरिया में 51 जगहों पर रेड कर 6 लोगों पर एफआईआर और 87,000 रुपये फाइन की गई है। यह जानकारी कार्यपालक अभियंता पंकज कुमार ने दी है। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी गुरुवार को धनबाद आएंगे। वह सुबह 11 बजे शहर पहुंचेंगे। कोयला मंत्री बनने के बाद उनका यह पहला धनबाद दौरा है। बीसीसीएल मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कोयला मंत्री रेड्डी का धनबाद में 3 प्रमुख कार्यक्रम निर्धारित हैं। वह धनबाद से ऑनलाइन 300 पौधारोपण की शुरुआत करेंगे। पंचवटी पार्क में पौधारोपण करेंगे। इसके बाद बांसजोरा कोलियरी के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद डीसी सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मंत्री बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता धनबाद के डीसी व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर धनबाद कोयलालांचल की प्रमुख समस्याओं पर विशेष बातचीत करेंगे। इस दौरान वह झरिया मास्टर प्लान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिला प्रशासन और बीसीसीएल सहित कोल इंडिया के अधिकारियों के साथ